हेलो एवरीवन, दिस साइड मेघा और ये हमारा 4th लेक्चर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिटलर राइज टू पावर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हिटलर जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। क्यों? एक तो डिक्टेटरशिप के लिए, दूसरा हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था और उसका जो जन्म हुआ है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ है। ठीक है। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। जो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे, जो यहाँ पर राजनीति में प्रॉब्लम रही, जितने ये समाज में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसने क्या किया कि हिटलर का जो रास्ता था ये सत्ता में पहुँचने में इसके लिए रास्ता आसान कर दिया। हिटलर का जन्म हुआ 1889 ऑस्ट्रिया में। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। उसने जो उसका मतलब आप लगाइए कि जितनी भी यंग एज थी उसकी गरीबी में बीती है। उसके बाद उसके पास कोई भी कमाने का साधन नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने अपना नाम एनरोल करवाया आर्मी में। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट। और शुरू में वो क्या करेगा कि आगे मैसेंजर का काम करेगा। स्टार्टिंग में कॉपरल बना और बहादुरी के लिए उसे कई मतलब ऐसे मेडल्स मिले थे। ठीक है। तो जो इसके बाद जर्मन सेना की जो हार हुई तो उसने उसे हिला दिया। लेकिन जो वर्साइल की वर्साइल्स रही है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इस वजह से क्या हुआ, उसे आग बबूला हो गया, उसे गुस्सा आ गया हिटलर को बहुत ज़्यादा। तो 1919 के अंदर उसने जर्मन की एक छोटे से ग्रुप को ज्वाइन किया जो थी जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से। और उसके बाद उसने एक छोटा से उसकी वहाँ की मेंबरशिप ली थी और उसे बाद में उसने नेशनल, धीरे धीरे उसने इस संगठन के ऊपर जो अपना पूरा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और बाद में उसने रीनेम कर दिया उसे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। ठीक है। दिस पार्टी को आगे किस नाम से जाना गया? नाजी पार्टी के नाम से जाना गया था। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। हिटलर ने 1923 में क्या किया कि बवेरिया, जो बाद में इसे मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, बर्लिन पर चढ़ाई की और बवेरिया पर कब्जा करने और उसकी सत्ता को हथियाने का मतलब पूरा उसको अपने अंडर करने का प्लान बना लिया। और इस वजह से ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज, पहले उसे मतलब क्या हुआ कि अरेस्ट कर लिया गया लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद द नाजिज कुड नॉट इफेक्टिव मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। लेकिन जो नाजीज थे उनको भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी। कब तक? 1930s तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं 1930 तक, जो नाजी थे इनकी भी 1930 के दशक तक, शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने तक अपनी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जनता जो थी वो इसको ज़्यादा नाजी पार्टी को पसंद नहीं कर रही थी, लोग कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे इनकी तरफ। ठीक है। सो एज वी हैव सीन, जैसा हम देख चुके 1929 में बैंक कोलैप्स हो गए, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी और मिडिल क्लास डर रहे थे कि जिस तरह की सिचुएशंस आ रही थी अब। तो इन 1928 नाजी प्रोपोगेंडा, नाजी पार्टी गॉट नो पावर देन 2.6% वोट इन द राइक्सटैग। अभी यहाँ पर इनको क्या था कि यहाँ जो राइक्सटैग क्या है, ये जर्मन पार्लियामेंट है, तो इन्हें कितने परसेंट वोट मिले थे? सिर्फ 2.6। बाय 1932 के अंदर ये पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी जिसको 37% वोट मिले थे। अभी आप ये देखिए कि हिटलर जहाँ पर होता था तो इस तरह से लोग ये हाथ ऊपर करके हो हिटलर बोलते थे। मीन्स एक तरह से हिटलर की जय हो, या मीन्स हिटलर को ज़्यादा वो लोग पसंद करते थे। ये देखिए। सो हिटलर क्या था? वो एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव पीपल, और वो लोगों तक अपनी बातें क्या था बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाया करता था। उसके जो भाषण थे उससे लोग जोश में आ जाया करते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और वो क्या कहता था? अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित तो कर ही रहा था, इसके साथ साथ वो क्या कह रहा था कि वो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाएगा। अंडू द जस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी, कि जो जितने हमारे साथ इनजस्टिस हो चुके हैं वर्साइल ट्रीटी को लेकर, वो रीस्टोर करेगा किस चीज़ को? डिग्निटी को, जर्मन पीपल की। और उसने प्रॉमिस किया कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा। लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, कि जितने भी यहाँ के यंग पीपल हैं उनका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर होगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी,
कॉन्स्पिरेसी होता है साजिशें, कि जितनी भी विदेशी प्रभाव होगा उससे वो आप लोगों को क्या करेगा, इनको जर्मनी के लोगों को मुक्त करवाएगा। इसके अलावा जो भी विदेशी साजिशें रही हैं उनका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। सो हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली को रचा था। He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. वो देखता था लोगों को कि किस तरह से वो गोलबंद करने का आडंबर कर रहे हैं, मतलब किस तरह से लोग मतलब एक तरह से मास मूवमेंट को दिखा रहे हैं, बस वो समझ रहा था। नाजी हैज़ मैसिव रैलीज, नाजीज़ की क्या होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज होने लगी, एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। अब लोग किसके लिए कह रहे थे, हिटलर को सपोर्ट करने के लिए। एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और धीरे धीरे लोगों में क्या होने लगा कि हिटलर का प्रभाव दिखने लगा। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, उनके पास लाल रंग के झंडे होते थे जिस पे स्वास्तिक का साइन बना होता था। द नाजी सल्यूट, नाजीज को सल्यूट करना। रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रल ऑफ पावर। जैसे ही वो मतलब अपना भाषण ख़त्म करता था तो उसी टाइम पर नाजीज को सल्यूट, और भाषणों के अंदर खास मतलब तरह से लोग के अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था कि किस तरह से रहेगा। नाजी प्रोपोगेंडा, स्किलफुल प्रोटेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। हिटलर को नाज़ी क्या कर रहे थे, इस तरह से प्रचार कर रहे थे कि ये हमारा रक्षक है, मसीहा है हमारा, और ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा था जिनसे लोगों को बर्बादी से उबारने के लिए एक अवतार लिया है हिटलर ने। एक ऐसा समाज को, एक ऐसी छवि, एक ऐसा मतलब अट्रैक्ट करने वाला दिखाया जाता था जिससे क्या हो कि उसकी जो मतलब डिग्निटी है, प्राइड है, वो हैज़ बिन शैटर्ड, जिससे भी उसकी चकनाचूर ना हो। मतलब लोग कोई भी जो उसकी तरफ, जो अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं लोग, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, हिटलर की तरफ। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने क्या ऑफ़र किया, उसको चांसलर की पदवी दी। किसको, हाईएस्ट पोजीशन रहती है जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, किसको दी गई थी, ये हिटलर को। बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज। अब जो हिटलर था ये सत्ता में आते ही जितनी भी डेमोक्रेटिक, इसकी लोकतांत्रिक शासन की संरचना, इसको तो अब ये भंग करना शुरू कर दिया था इसने। उसका रास्ता और आसान हो गया जब फरवरी मास में जर्मन संसद भवन में एक रहस्यमय क्या हुआ, एकदम से अग्निकांड, मतलब आग लग गई थी वहाँ पर। और 28 फरवरी 1933 को ये जाहिर किया गया कि अग्नि अध्यादेश के जरिए जितनी भी प्रेस सभा करने की आज़ादी, नागरिकों के अधिकार को एक बार सबको बंद कर दिया गया। अब कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता था। वाइमर रिपब्लिक में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो इसके बाद हिटलर क्या हुआ, कट्टर शत्रु बन गया कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, उसने सीधा निशाना साधा। और ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको रातों रात वो क्या करता था, कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर देता था। सो द न्यू रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वर्स वेयर आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूज। यहाँ पर जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थे, कम्युनिस्ट थे, इनका बहुत बुरी तरह से, एक तरह से मतलब बर्बन जैसे ब्रूटली इनके साथ पेश आया जा रहा था। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूम्सलाव शहर में गिरफ्तार किए गए लोग, और लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट थे, और बाकी जो नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्ट का सफाया ही नहीं किया, उसके बाद जितने भी नाजीज थे उन्होंने अपने शासन में कुल 52 टाइप्स की जो विक्टिम्स हैं उनको क्या कहा है कि लोगों को दमन करने का निशाना बनाया गया था। ऑन 3 मार्च 1993 अब जितने भी यहाँ के जो फेमस ये लगा लीजिए एनेबलिंग एक्ट थे उनको 3 मार्च 1933 को पास किया गया। और इस कानून के अंतर्गत क्या होता था कि जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित हो चुकी थी, डिक्टेटरशिप आ गई थी जर्मनी में। और इस कानून में हिटलर को संसद के खास करके इसमें क्या हुआ कि रूल ऑफ डिग्री बताया गया कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेंगी। और इस पावर के चलाने में क्या होता है कि इसमें क्या, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस थी, उनको बंद कर दिया गया। अब सिर्फ कौन सी पार्टी रहेगी, नाजी पार्टी रहेगी। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल। अब उन्होंने किस पर और कंट्रोल कर लिया, मीडिया पर, आर्मी पर, और वहाँ पर कोई भी जुडिशरी का सिस्टम नहीं था। स्पेशल सर्विलेंस,
एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर सोसाइटी इन वेज द नाजीज वांटेड। इस तरह से स्पेशल सिस्टम सिक्योरिटी फोर्स बनाएगी जो कंट्रोल करेंगे सोसाइटी को जैसा नाजीज चाहते हैं उस तरह से। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन फॉर्म, अब जितनी भी ये ग्रीन रिफॉर्म में रहते थे हरी वर्दी के अंदर पुलिस और ATA के जितने भी गुप्तचर रहते हैं इनके ये इतने SS SD का इनका भी बनाया गया, इन्हें बनाया गया था पीपल्स को क्राइम जस्टिस क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। इट वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस। यहाँ पर इनको क्या हुआ, कुछ अलग ही मतलब असंवैधानिक अलीगल सी कुछ पावर्स इनको मिल गई थी। दैट गिव द नाजी स्टेट इज रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। अब ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल स्टेट में चेंज होता जा रहा है। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन द गैस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। लोगों को कहाँ भेजा जाता था, टॉर्चर चैम्बर्स में भेजा जाता था, राउंडेड अप टू सेंड टू कंसंट्रेशन कैंप। लेकिन क्या था कि इनको बताया क्या जाता था, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था, इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। और अगर किसी को ये पता होता था कि मतलब द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड टू पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। अब जितनी भी ये लगा लीजिए कि पुलिस थी, इनको भी पुलिस बलों से भी निरंकुश और इस तरह का निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। रिकंस्ट्रक्शन ये होता है पुनर्निर्माण। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट। अब हिटलर क्या चाहता था कि जो इकोनॉमिक रिकवरी की जाए, उसने क्या किया, एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया जो था हाजलमेस शाश्वत, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब वो चाहते थे किसी तरह से सभी के लिए कुछ ऐसे वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें क्या हो कि जर्मन सुपर हाईवेज, और उसने एक कार का वो रखा था जिसे आप वॉक्सवैगन के नाम से जानते हैं। उसको था कि देखो इकॉनमी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इकॉनमी को इम्प्रूव करने के दो ही तरीके होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कि अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को चलाएं, और दूसरा होता है लोन कि अगर हम कुछ ऐसी कोई गाड़ी लाते हैं तो ये क्या होगा कि लोग इसके लिए ज़्यादा लोन करवाएंगे और हमारी इकॉनमिक कंडीशन जो है उससे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हमारी इकॉनमिक कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर रिक्वायर्ड क्विक सक्सेस। लेकिन अगर हिटलर जो था आता था वो क्या चाहता था कि विदेशी नीति के मोर्चे पर जल्दी से जल्दी हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। उसने क्या किया, एक लीग ऑफ नेशंस 1933 में उसमें भी उनसे संबंध सारा तोड़ लिया। रीऑक्यूपाइड रेनलैंड, उसने रेनलैंड पर 1936 में दोबारा से अपना पूरा अधिकार कर लिया था। रेनलैंड कौन सा था, जहाँ पर उनके रिसोर्स लैंड था, किसका, जर्मनी का। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। अब यहाँ पर क्या था कि अगर ऑस्ट्रिया को भी एक नेता एक साम्राज्य एक जन के नारे अंतर्गत जर्मनी साम्राज्य में यहाँ पर ऑस्ट्रिया को भी अपने अंडर मिला लिया गया था। ही देन वेंट टू द वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोविया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। उसने अब चेकोस्लोविया के कब्जे वाले जर्मन भाग जो सुडेनलैंड प्रांत था वहाँ पर भी कब्जा कर लिया और पूरे चेकोस्लोविया को हड़प लिया। अब इस दौरान उसे इंग्लैंड का खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में जो वर्साइल्स की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम पर जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, तो घरेलू और जितने भी ये लगा लीजिए इसके फ़ॉरेन मोर्चे थे वो जल्दी जल्दी मिले, और इन कामयाबियों से ऐसा लगने लगा कि देश की नीति अब जल्दी ही पलटने वाली है। सो हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। हिटलर लेकिन अभी यहाँ पर नहीं रुकता है। हिटलर को शासक ने सेना और हथियारों को अधिक धन ना खर्च करने की सलाह दी थी कि इन पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी जो चीज़ें थी वो हिटलर को ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन इतिहाद पसंद लोगों का जितनी भी नाजी जर्मनी में थे कोई स्थान नहीं था। इसलिए शासक को क्या हुआ कि उसकी पद से हटा दिया गया। हिटलर चूज वॉर एज द वे ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने किसको, युद्ध के विकल्प को चुना। वह अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था, उसके साथ साथ वो जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अपने जर्मनी के रिसोर्सेज को वापस इकट्ठा करना चाहता था। और इसी एम के साथ उसे ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया।
और इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड का भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 के अंदर हिटलर जर्मनी में हिटली और जापान के एक साथ यहाँ पर एक पैक्ट साइन हुआ था, ट्रिपटाइट पैक्ट, ठीक है। यहाँ पर इनकी एक ट्रिपटाइट पैक्ट की बात चलने लगी, हस्ताक्षर हुए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय जितना भी इंटरनेशनल यहाँ पर समुदाय हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज़्यादातर देशों में यहाँ पर क्या था कि ट्रिपटाइट के अंदर कि अगर कभी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, जैसे ये हुआ था जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में, कि अगर कोई जर्मनी पे मतलब आक्रमण करेगा तो फ्रांस और इंग्लैंड उसकी हेल्प करेंगे, अगर कोई फ्रांस पे करेगा तो जर्मनी और इंग्लैंड उसकी हेल्प करेगी, सेना मिलकर, अगर कोई इंग्लैंड पे आक्रमण करेगा तो जर्मनी और फ्रांस मिल जाएंगे। तो ये ट्रिपटाइट पैक्ट था। तो इटली एंड जापान स्टैंडिंग हिटलर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। पपेट रेजाइम स्पॉटेड टू नाजी जर्मनी। अब जितने भी ये लगा लीजिए कठपुतली की तरह यहाँ पर लगाइए, यूरोप का जो ज़्यादातर देशों में नाजी समर्थन वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। पूर्वी यूरोप को जीतने का हिटलर का पुराना सपना था, ठीक है। तो हिटलर चाहता था कि वो ईस्टर्न यूरोप को भी अपने अंडर कर ले। अब उसने इस जीतने का अपना सारा ध्यान उस पर सेंट्रल पावर लगानी शुरू कर दी। और उसने किस पर आक्रमण किया? वह जर्मन के लोगों को अधिक संसाधन और भूमि हथियाना चाहता था। उसने अपनी एक ऐतिहासिक मूर्खता करते हुए जून 1941 के अंदर जो सोवियत यूनियन थी उस पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसेनाओं में बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चा पर जो सोवियत सेनाएं थी उसने जर्मनों का नाको चने जर्मनों को चबुआ दिए थे। अब इस वजह से इसमें क्या हो आपको पता है, आपने बमबारी के बारे में सुना है ना। और जो सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वो बार्लिन और बीचों बीच के जा पहुंचे। आखिर तक पीछा करते हुए इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के समूचे पूर्व यूरोप तक सोवियत स्थापित कर दिया गया। meanwhile the USA had resisted involvement in the war. इस युद्ध में अमेरिका फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था वहाँ पर ही वो बहुत ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को झेल चुका था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन वो अपने आप को लंबे टाइम तक युद्ध से दूर नहीं बचा पाया। और बाद में पूर्व में जापान बहुत शक्ति प्राप्त कर चुका था, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। US naval bases on the Pacific. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. अब यहाँ पर जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकन ठिकानों पर बमबारी को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 के अंदर हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ था। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध को हम इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। द नाज़ी वर्ल्ड व्यू, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो अपराध नाज़ियों के लिए किए गए थे वे किसी विशेष तरह से, कोई भी ऐसे मूल्य मान्यताओं, एक विशेष तरह के व्यवहार से संबंधित थे। हिटलर आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद द हिटलर वर्ल्ड व्यू। हिटलर के विश्व दृष्टिकोण को नाज़ी की विचारधारा का दृष्टि एक सिनोनियम माना गया है। देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, वो नहीं मानता था कि आम पीपल्स और नाज़ी के इनके बीच में कोई भी समानता है, बट ओनली अ रेशियल हियरार्ची, सिर्फ ये जो चीज़ें थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। इन देयर व्यू ब्लॉन्ड व्यू एज नॉर्डिक आर्मियंस वर एट द टॉप। उसे लगता था कि जितने यहाँ पर जो सबसे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन लोग आते हैं और निचले पायदान पर यहूदी रहेंगे। आर्यों का कट्टर जो शत्रु है वो यहूदियों को माना गया। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था।
हिटलर ने की नस्ल सोच जो रेशियल इसका डिस्क्रिमिनेशन था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारधाराओं के सिद्धांतों पर आधारित थे। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का विकास का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविका का सिद्धांत जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ। उनके विचार से वही जिंदा रहेंगी। इस विचार का मतलब क्या था? जो जीने योग्य हैं, यानी जो प्रजातियां बदलते हुए वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन में सिद्धांतों को एक विश्व युद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है और इसे इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। और इसमें जो इंसानी हस्तक्षेप की जो वकालत तो नहीं की गई, लेकिन पराजित समाजों पर अपने समाजवादी शासन को ठहराने के लिए नस्लवादी विचारों राजनेताओं ने डार्विन के विचारों का सहारा लिया है। और यहाँ पर वो किसकी बात करें? जो नाजी आर्ग्यूमेंट्स वो सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वो द सर्वाइव एंड द वीक वंस वर पेरिश। हिटलर इंटेंडेड या जितनी भी ये दलीलें हैं, आर्य नस्ल जो रहेगी वो सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया अपने अंडर करनी है। हिटलर की विचारधारा का जो सेकंड यहाँ पर रूप रहा है वो है लेबेसियन कि इनके लिए लिविंग स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज कि हमें इसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा टेरिटरीज को अपने कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में भी मुश्किलें पेश नहीं आएंगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के संसाधन को बेहिसाब इकट्ठा किया जा सकता है। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज। वो क्या चाहता था कि किसी तरह से ये बाउंड्रीज को दूर तक फैलाना चाहता था। एंड जर्मन जोग्राफिकल इन वन प्लेस एंड द पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और इसका पहला शिकार कौन बना था? पोलैंड बना था। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।